इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो लाखों लोगों के दिलों पर, उनकी आत्माओं पर हमेशा के लिए छप जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लकीर की कहानी जानेंगे। एक ऐसी लकीर जो स्याही से नहीं बल्कि खून से खींची गई थी। ये कहानी है भारत के विभाजन की। महात्मा गांधी का ये एक सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। सोचिए, ये एक राष्ट्र के बंटवारे का दर्द था, एक ऐसा जख्म जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसके 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि बंटवारे के बीज बोए कैसे गए, फिर जानेंगे कि एक अलग देश की मांग हकीकत कैसे बन गई। उसके बाद बात करेंगे उस एक लकीर की जिसे खींचने में इतनी जल्दबाजी की गई, और फिर देखेंगे कि आज़ादी की सुबह खून से क्यों रंग गई। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1947 का वो जख्म आज भी क्यों नहीं भरा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकता की एक झूठी सी उम्मीद से। पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा लगा जैसे सभी भारतीय एक साथ खड़े हैं, लेकिन 1920 और 30 के दशक में ब्रिटिश राजनीति और भारतीय नेताओं के बीच अविश्वास इतना बढ़ा कि इस एकता में गहरी दरारें पड़नी शुरू हो गईं। साल था 1927 और भारत आया साइमन कमीशन। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। सोचिए, भारत के भविष्य का फैसला करने वाली कमेटी में एक भी भारतीय नहीं। इस अपमान ने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा कर दिया। हर तरफ एक ही नारा था, साइमन गो बैक। उस एक पल के लिए दुश्मन एक था, पर यह एकता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और यहीं से वो राजनीतिक रास्ते अलग होने शुरू हो गए। देखिए, एक तरफ थी कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट, जो एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड सरकार चाहती थी, और दूसरी तरफ थे जिन्ना के 14 पॉइंट्स। उनकी मांग थी कि नहीं, प्रांतों को ज्यादा ताकत मिले, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट की गारंटी हो। तो ये सिर्फ कोई छोटी मोटी असहमति नहीं थी, ये भारत के भविष्य को देखने के दो बिल्कुल अलग, एकदम जुदा नजरिए थे, जब आमने सामने टकरा रहे थे। 1937 के चुनाव ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। मुस्लिम लीग को 5% से भी कम मुस्लिम वोट मिले। ये एक करारी हार थी, और इसी हार के बाद जिन्ना को शायद ये एहसास हुआ कि वो लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। यहीं से उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल दी और एक नई कहानी गढ़नी शुरू की कि कांग्रेस का शासन असल में हिंदू राज है और इसमें मुसलमानों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब हम आ पहुंचे हैं 1940 के दशक में। ये वो दौर था जब एक अलग देश का ख्याल, जो कभी एक छोटा सा विचार लगता था, अब एक बहुत ही शक्तिशाली और अटल राजनीतिक आंदोलन बन चुका था। लाहौर, साल 1940, ये वो ऐतिहासिक पल था जब मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पे फॉर्मली बंटवारे की मांग रख दी। अब ये सिर्फ बातचीत का कोई मुद्दा नहीं था, ये उनकी मंजिल बन चुकी थी। पाकिस्तान का सपना अब एक औपचारिक राजनीतिक मांग में तब्दील हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध ने मानो सब कुछ बदल दिया। जब कांग्रेस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके सारे बड़े नेता जेल में थे, तो भारत का पूरा पॉलिटिकल स्टेज खाली हो गया। और मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया। 1946 के चुनाव के नतीजे वो किसी फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए आईने की तरह थे। कांग्रेस को हिंदू वोट मिले और मुस्लिम लीग ने लगभग हर मुस्लिम सीट पर कब्जा कर लिया। इस नतीजे ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि देश धर्म के नाम पर इतनी बुरी तरह बढ़ चुका था कि अब किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब वक्त तेजी से भागने लगा। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के आते ही भारत को बांटने की प्रक्रिया एक ऐसी जल्दबाजी और अफरा तफरी के दौर में दाखिल हो गई जहां हर गुजरता दिन तबाही को और करीब ला रहा था। 73 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस अविश्वसनीय जल्दबाजी और प्रेशर का सबूत है जिसके तहत लॉर्ड माउंटबेटन को एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटने और सत्ता सौंपने का काम दिया गया था। सोचिए, सदियों का इतिहास, लाखों लोगों की जिंदगियां, एक देश का भविष्य, सब कुछ बस 73 दिनों में तय होना था। ये एक नामुमकिन डेडलाइन थी और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी होने वाले थे। और इस बंटवारे की लकीर खींचने का जिम्मा किससे मिला? सर सिरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसे ब्रिटिश वकील को जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 5 हफ्तों में नक्शों पर एक लाइन खींचकर लाखों लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनकी वो लाइन किसी के गांव, किसी के खेत या किसी के घर के बीच से गुजर रही थी।
और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां आज़ादी की खुशी का जश्न इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक के मातम में बदल गया। ये वो सुबह थी जो आज़ाद तो थी पर खून से लाल थी। 15 अगस्त 1947, आधी रात का वक्त, और जवाहरलाल नेहरू के इन ऐतिहासिक शब्दों ने एक नए राष्ट्र के जन्म का ऐलान किया। ये उम्मीद का पल था, जीत का पल था, एक ऐसा सपना जो आखिरकार सच हो रहा था। पर उस उम्मीद के ठीक पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ था। 1.5 करोड़। ये आंकड़ा है मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन का। 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर एक नई अनजान सरहद के पार जाने पर मजबूर कर दिया गया। ट्रेनों पर, बैलगाड़ियों पर, पैदल। जहां तक नजर जाती सिर्फ इंसानों का एक सैलाब था जो अपने ही देश में बेघर हो चुका था। और इस विस्थापन की कीमत थी लगभग 10 लाख जानें। आज़ादी की वो खुशी दंगों, हत्याओं और ऐसी हिंसा में डूब गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये आंकड़ा उन लाखों परिवारों की कहानी कहता है जिन्होंने उस बंटवारे में अपना सब कुछ खो दिया था। और फिर इस बंटवारे की आखिरी और शायद सबसे बड़ी त्रासदी हुई। 30 जनवरी 1948 को उस इंसान की हत्या कर दी गई जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक जुड़े हुए शांतिपूर्ण भारत के लिए लगा दी। महात्मा गांधी को एक हिंदू कट्टरपंथी ने गोली मार दी। बंटवारा सिर्फ 1947 में खत्म नहीं हुआ। चलिए अब उन जख्मों और निशानों पर नजर डालते हैं जो आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति, समाज और लोगों की जिंदगियों पर अपना असर डाल रहे हैं। जल्दबाजी में खींची गई उस एक लकीर ने कई ऐसे संघर्षों को जन्म दिए जो आज तक चल रहे हैं। कश्मीर का वो विवाद जो कभी सुलझ नहीं पाया, 3 बड़े युद्ध, बंटी हुई अर्थव्यवस्थाएं और वो लाखों परिवार जो हमेशा के लिए सरहदों में बट गए, और इन सब से ऊपर दोनों देशों के बीच दशकों का वो राजनीतिक अविश्वास जो आज भी कायम है। इस घटना को हर किसी ने अपने अपने नजरिए से देखा। गांधी के लिए ये एक नैतिक हार थी, एक दर्दनाक जख्म, तो नेहरू और पटेल के लिए ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी समझौता था ताकि देश गृह युद्ध से बच सके। और वहीं जिन्ना के लिए ये एक जीत थी, पाकिस्तान का जन्म। इससे पता चलता है कि बंटवारे की कोई एक कहानी नहीं थी, इसके कई चेहरे थे। विभाजन की ये दर्दनाक कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम अपने दुखद अतीत के सबकों से सीखकर एक ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य बना सकते हैं? इसका जवाब इतिहास को नहीं देना है, इसका जवाब हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को देना है।